हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पहला क्लास। इस क्लास को हम मिक्स्ड लैंग्वेज में रखेंगे। इसमें हिंदी इंग्लिश का ठीक बैलेंस रखेंगे जिससे कि सबको ये अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेज में रिपीट करूँ। ओके, तो देखो, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसका वेटेज एक बार जान लेते हैं। ठीक है, इससे देखो ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन आप मान के चलो। ठीक है, 2 क्वेश्चन मान के चलो। इससे आने हैं अप्रॉक्सीमेटली, कभी 3 भी हो सकते हैं, कभी एक भी मिनिमम हो सकता है, लेकिन इससे पक्का आएगा एटीसी के एग्ज़ाम में। ठीक है, और हमारा जो प्लान रहने वाला है वो कैसे रहने वाला है। ये जो अपनी नॉर्मल लेक्चर चल रही है ना, इसका स्टार्टिंग का जो पार्ट होगा ना प्योर एटीसी फोकस्ड होगा। ठीक है, इसमें बस एटीसी के जो टॉपिक्स हैं हम वही करेंगे, एडिशनल कुछ भी इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो लेटर हाफ होगा लेक्चर का, मतलब लाइक एंड में जो थोड़ी बहुत एडिशनल टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो जितना ज़रूरी लगेगा एटीसी के लिए मैं आपको बताते चलूँगा। ओके, ठीक है। एंड डाउट से रिलेटेड जो भी आप लोगों के डाउट वगैरह रहेंगे वो सारे हम डिस्कस करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा। ठीक है, तो बस स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जो अपना चैप्टर है नंबर सिस्टम में जो सबसे इम्पोर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अपना टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, देखो, अब क्लासिफिकेशन में सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे जो अपना रिलेशन है, लाइक किसके अंडर में आता है। ठीक है, किसका हम लोग ब्रांच के हेल्प से समझेंगे उसको। ठीक है, देखो, सबसे पहले कुछ डेफिनेशन जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, सबसे पहले नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। काउंटिंग नंबर इज नेचुरल नंबर, और आपको पता होगा बचपन से जब आप काउंटिंग जब भी स्टार्ट करते थे, 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते थे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को सिंपली हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। एंड ये अपनी हमेशा 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4, और इन्फिनिटी तक जाती हैं। ठीक है, कोई एंड नहीं है। नेक्स्ट देखो, अगला अपने पास टाइप होता है होल नंबर। ठीक है, अब होल नंबर कुछ एडिशनल नहीं है, बस काउंटिंग नंबर इसके साथ प्लस जीरो कर देते हैं। ठीक है, जीरो को इंक्लूड करके जो काउंटिंग नंबर अपनी हो जाती है वही अपनी होल नंबर हो जाती है। तो इसका स्टार्टिंग हो जाएगा 0 1 2, और ऐसे करके आप इन्फिनिटी तक चले जाओ। नेक्स्ट देखो, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो देखो, इंटीजर्स आपके हमेशा ध्यान रखना, ये क्या है, होल नंबर है। ठीक है, सारे के सारे होल नंबर्स। और देखो, जीरो जो होता है ना बीच में होता है बिल्कुल। ठीक है, जीरो बीच में हो गया, इसके आगे होल नंबर सारे 1 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। सिमिलरली, जीरो से पहले वाले जीरो के लेफ्ट में क्या आएगा, -1 -2, ये माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये जो सारा अपना सेट हो गया ना, ये हो गया इंटीजर्स का। ठीक है, तो इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट अगला अपने पास होता है इंटीजर्स हो गया, देन अपना रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स, देखो इंटीजर्स के अलावा एक फ्रैक्शन भी होता है। ठीक है, देर इज वन पार्टिकुलर टाइप फ्रैक्शन, लेकिन इसको हम लोग रेशनल नंबर के अंदर में कंसीडर कर लेते हैं। जैसे जितने भी इंटीजर्स हैं ना अपने, इंटीजर्स भी रेशनल नंबर में आएंगे। ठीक है, इसको रिलेशन को आगे हम समझते हैं। अभी आप पहले ये समझो कि रेशनल नंबर क्या है। एनी नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर पाएँ, और यहाँ पे पी और क्यू जो है ना, पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं। मैं यहाँ पे डिनोशन डाल देता हूँ जेड। होल नंबर के सेट को डब्ल्यू बोलते हैं, और नेचुरल नंबर के सेट को एन बोलते हैं। रेशनल नंबर के सेट को हम लोग क्यू बोलते हैं। ठीक है, तो पी क्यू जो रहेंगे इंटीजर्स रहेंगे पी बाई क्यू में। एंड एक और कंडीशन होता है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि क्यू जीरो होगा तो ये नंबर डिफाइन ही नहीं होगा। तो ये अपने पास कुछ नंबर्स के टाइप हुए, रेशनल नंबर तक हम आ गए। अब देखो, इसके अलावा एक होता है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। ठीक है, और ऐसा हम कब नहीं कर पाते, जब डेसिमल उनकी नॉन टर्मिनेटिंग होती है। जैसे एग्जांपल देखो, √2 पाई। ठीक है, ये सारे जो है ना, ईटीसी लगा देते हैं, ये सारे जो हैं इरेशनल नंबर्स हैं। इनकी
टर्मिनेटिंग डेसिमल हमें रिसीव नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना रेशनल नंबर के केस में यहाँ पे हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलती है, ठीक है, और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग। तो छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। नेक्स्ट देखो, इरेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अब इसके बाद अपने पास अगला कैटेगरी हम ला सकते हैं, रियल नंबर्स। ये सारे आते हैं रियल नंबर्स के अंडर में, ठीक है। तो रियल नंबर क्या होते हैं, जिन सारे नंबर्स की एक रियल वैल्यू होती है, जो एक्चुअल में रियल एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। इनके अपोजिट एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इन दोनों को मैं एक अगले डेफिनेशन से समझाता हूँ। देखो, इमेजिनरी नंबर्स अपने पास होते हैं जो कि रियल नहीं होते हैं या जिनकी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। अब देखो ये आते कहाँ से हैं, तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री भी हम पढ़ते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, ये अपना इन सब का पेरेंट सेट है, ठीक है, या बोले तो यूनिवर्सल सेट है। सारे टाइप के जो भी नंबर्स होंगे ना, सारे इसके सबसेट होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, ठीक है। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इस फॉर्म का, ए प्लस आयोटा बी। आपने आई होप देखा होगा, ये होता है अपने कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो जैसे देखो अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये हुआ, इसके दो पार्ट्स होते हैं। ये जो ए आपको दिख रहा है ना, ए होता है रियल पार्ट, और बी जो है ना, ये आयोटा बी, इस पार्ट को मिलाकर हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें ये जो पार्ट है ना, इसी को हम यहाँ पे इमेजिनरी बोल रहे हैं, और जो ए ये पहला पार्ट है, इसको हम लोग रियल बोल रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो मैं रिलेशन समझाता हूँ। देखो वेन डायग्राम से थोड़ा सा इसको, या छोड़ो, ब्रांच वाले से हम समझते हैं। देखो सबसे पहले ऊपर अपना आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट हो गए, ठीक है। एक हो गया इमेजिनरी, दूसरा हो गया रियल, ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी। अब देखो रियल नंबर जो अपने पास हैं, इनका फर्दर क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। एक तो रेशनल हो सकता है, दूसरा हो सकता है इरेशनल, ठीक है। अब देखो रेशनल को फर्दर हम, रेशनल नंबर्स के अंदर में अपना आता है इंटीजर, सबसे पहले आएगा, ठीक है। रेशनल नंबर्स में दो टाइप हो सकता है, फ्रैक्शन और इंटीजर्स, ठीक है। चलो अलग अलग ही कर लेते हैं। रेशनल में दो पार्ट कर लिए, एक हो गया अपना फ्रैक्शन, सेकंड हो गया इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स को शायद हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। नेक्स्ट लुक, इंटीजर्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू, नो, यहाँ पे क्लासीफाई नहीं करते हैं, बेटर इंटीजर्स से आगे इंटीजर्स का जो सबसेट होगा, होल नंबर्स, ओके, होल नंबर्स विल बी सबसेट ऑफ इंटीजर्स। देन होल नंबर के नीचे नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अपने पास ये कुछ ब्रांच ट्री डायग्राम अपना आता है, ओके। तो इतना अपना नंबर्स के बारे में था। अब आगे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स देखते हैं। लुक फर्स्ट वन, प्राइम नंबर। सिंपल डेफिनेशन, एनी नंबर विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इट सेल्फ, ठीक है। ऐसा नंबर जिसके दो फैक्टर्स हों, एक वन और दूसरा एक खुद। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, ठीक है, काफ़ी सारे हैं। तो देखो इसमें से कोई भी नंबर आप उठाओगे, इसके दो ही फैक्टर्स हैं, ओके। फैक्टर्स क्या होता है, आई होप आप लोग जानते हो, फैक्टर जिससे ये कंप्लीटली डिवाइड हो सके। एंड थ्री किससे किससे डिवाइड होगा, या तो वन से, अदरवाइज थ्री से। दैट्स वाई ये सारे प्राइम नंबर्स में आएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम को अभाज्य बोलते हैं, कॉम्पोजिट को भाज्य बोलते हैं, ओके। देखो कॉम्पोजिट नंबर्स, दीज आर नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, ओके। इनके दो से ज़्यादा ही फैक्टर्स होंगे, दो नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, ओके। अब कुछ पार्टिकुलर बातें बताता हूँ, ध्यान रखना। फर्स्ट, वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बात छोटी सी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार हम
प्राइम नंबर्स गिनते हैं, वन से स्टार्ट कर देते हैं, तो ध्यान रखना है ऐसा नहीं करते हैं। वन का एक ही फैक्टर है, तो वैसे भी डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई नहीं करता है। ओके, वन हैज़ ओनली वन फैक्टर विच इज़ वन। सो ये किसी भी डेफिनेशन में फॉल नहीं करता है, नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम। दैट्स वाई वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सेकेंड थिंग, टू इज ओनली इवन प्राइम। पूरी दुनिया में एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो है टू। ओके, नेक्स्ट देखो, एक थर्ड टर्म आपको बता देता हूँ, को प्राइम। ये भी काफ़ी यूज होता है। को प्राइम नंबर्स, देखो, अ पेयर ऑफ नंबर्स हुज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज वन। ठीक है, समझने में ज़्यादा इजी रहेगा। देखो एग्जांपल ले लेते हैं, 8 और 9 ले लो। ठीक है, 8 and 9, दिज टू नंबर्स हैज ओनली वन फैक्टर कॉमन विच इज़ वन। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर्स जिनका एक ही कॉमन फैक्टर हो और वो कॉमन फैक्टर वन हो, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये डिविजिबिलिटी चेक करने में काफ़ी काम आते हैं। ओके, उसको आगे हम समझेंगे। देखो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना कि यहाँ पे सब कुछ शॉर्ट में लिखा हुआ है, मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन वाला पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हो, यहाँ पे समझने पे ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, चलो देन आगे बढ़ते हैं इससे। चलो अगला टॉपिक देखते हैं हम, थोड़ा सा डेसिमल्स को देख लेते हैं। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल्स, उनको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, अब देखो, रिकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन। देखो आपको लग सकता है कि बहुत बेसिक से हम लोग जा रहे हैं, लेकिन बात यही है ना कि बेसिक्स अच्छे होंगे तभी हम आगे बेटर कर पाएंगे। कॉज देखो, जब तक फाउंडेशन अच्छी नहीं हो, बिल्डिंग अच्छी नहीं होती है। दैट्स वाई वी हैव टू कवर द बेसिक्स टू। फर्स्ट वन देखो अपने पास, प्योर रिकरिंग। बार बार मेरे से डबल सी हो जा रहा है। ठीक है, वो आप लोग इग्नोर करना। ठीक है, थोड़ा सा एक होता है ना, आई नो कि डबल सी नहीं होगा, फिर भी बार बार हो जाता है। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट देखो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, वी हैव एन एग्जांपल लाइक 0.567 और तीनों पे रेकरिंग लगा दिया। ठीक है, ये प्योर रेकरिंग है, इसमें जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, नॉन जीरो नंबर, सबके ऊपर रेकरिंग है। तो एक्चुअल रेकरिंग का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब है ये नंबर होगा 0.567, फिर से 567, फिर से 567, ये इनफाइनाइट टाइम्स लिखते चले जाओ। ठीक है, ये एंड नहीं होगा, हर बार 567 रिपीट होगा और पार्टिकुलर ऑर्डर में रिपीट होगा। यही होता है रिकरिंग का मीनिंग, ये प्योर रिकरिंग है। तो देखो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत ईजी होता है। पूरे नंबर को लिख दो और नीचे जितने नंबर्स हैं उतने 9 लगा दो। सिंपल, राइट दिस नंबर एंड इन डिनोमिनेटर राइट नाइन्स इक्वल टू द टोटल डिजिट्स इन दिस नंबर। ओके, नेक्स्ट देखो करना है। चलो अगला टॉपिक देखते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अपना है डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, तो ये भी सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, 2 से डिविजिबल कौन सा होगा। देखो इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं इनका। सबसे पहले दो के केस में, तो देखो दो के लिए हमेशा ना हम देखते हैं लास्ट डिजिट, अगर लास्ट डिजिट इवन है तो ये 2 से डिविजिबल है। इवन नंबर आप समझते हो ना, 0, 2, 4, 6, 8 पे एंड होने वाले नंबर इवन होते हैं, अदरवाइज ऑड होते हैं।
ठीक है। तो अगर लास्ट डिजिट इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा कोई भी नंबर। नेक्स्ट 3, तो 3 से डिविजिबिलिटी का सिंपल सा रूल है, अगर सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे नंबर, इसके एग्जांपल में हम ले सकते हैं 24, यूनिट डिजिट पे 4 एक इवन है, इस वजह से ये 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे 23 यूनिट डिजिट ऑड, नॉट डिविजिबल बाई 2। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाई 3, इफ वी हैव नंबर 1 2 3, ठीक है। ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं चेक करना है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली 1 + 2 + 3 इक्वल्स टू 6, एंड 6 इज डिविजिबल बाई 3। 6 3 से डिविजिबल है, इस वजह से ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। 4 के केस में क्या होता है, अपने जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं ना उन्हें हमें देखना होता है, ठीक है। लाइक वी हैव नंबर 1 2 3 5 6 2 0, okay. If we have to check divisibility by 4, we will take last 2 numbers, and if it is divisible by 4, then whole number will be divisible by 4. Last 2 digits should be divisible by 4, ठीक है। नेक्स्ट देखो 5 से, आप सुनते चलना, ठीक है, मैं नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ दे दूंगा आपको, डोंट वरी। नेक्स्ट देखो 5 के केस में क्या होगा, 5 के केस में इफ़ यूनिट डिजिट 0 और 5, देन number will be divisible by 5. Example 25, 125, 1125, anything. Okay. Next 6, 6 के केस में हम चेक करते हैं डिविजिबल बाई 2 एंड डिविजिबल बाई 3। 2 एंड 3 बोथ से इंडिविजुअली डिविजिबल होना चाहिए, द नंबर शुड बी डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3। वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ, ओके। तो बारी बारी चेक कर लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे 2 के लिए, एक बार चेक कर लेंगे 3 के लिए, तो 6 से आ जाएगा। देखो 7 का केस थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो 7 वाले केस में हम क्या करते हैं ना, 7 के केस में हम जस्ट चलो एग्जांपल से बताता हूँ। देखो लास्ट डिजिट को डबल करते हैं, ठीक है, और इसको बाकी मतलब जो अपने पास रिमेनिंग नंबर बचा उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। कैसे काम करेगा इसको आपको अच्छे से एक एग्जांपल से बताता हूँ, रुक जाओ। ओके देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, 343 ले लेते हैं, ठीक है। ओके देखो अब लास्ट डिजिट अपने पास 3 है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट डिजिट को डबल करेंगे, तो 3 × 2 = 6, अपने पास नंबर आ गया, ठीक है। अब रिमेनिंग नंबर अपने पास बचा 34, हम क्या करेंगे, 34 - 6 = 28। 28 इज डिविजिबल बाई 7, 7 4 जा 28, दैट्स वाई ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होगा ना, एक बार में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक बार में जब नहीं होगा ना, हमें रिपीट करना है। अगर मान लो बहुत बड़ा नंबर है, लाइक 74732 ऐसा कुछ नंबर है, अब एक बार आप क्या करोगे, लास्ट डिजिट को डबल करोगे, तो 2 × 2 = 4। अब इस बड़े से नंबर में से आप 4 माइनस कर भी दोगे ना, ठीक है, इस बड़े से नंबर में से 4 माइनस करोगे तब भी बड़ा सा नंबर बचेगा, तो वी हैव टू अप्लाई द रूल अगेन, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही होता है, 7 के लिए थोड़ा लेस कॉमन है, ज़्यादा मतलब फ्रिक्वेंटली पूछा नहीं जाता है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखो 8 के केस में, 8 के केस में
इसमें हम लास्ट के 3 डिजिट को चेक करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल 74733200। हम क्या करेंगे, जो 200 है ना, इसको बस चेक करेंगे। अगर 200 8 से डिविजिबल है, जैसे कि आप जानते हो 25 इंटू 8 ये 200 ही होता है। तो ये अगर लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल हैं तो अपना पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा 8 से। नेक्स्ट 9 का देख लो। 9 के केस में अगर सम ऑफ डिजिट्स सेम 3 वाला सम ऑफ डिजिट जो है ना, वो अगर डिविजिबल है 9 से, जैसे इसी एग्जांपल में देख लो 7 + 4 11, 11 7 18, 18 3 21, 20 18 21 टू 23 आ रहा है सम। 23 डिविजिबल नहीं है 9 से, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा 9 से, ठीक है। तो बस इसमें 9 तक इतना है। 10 का देखते हैं। 10 का तो सिंपल है, आप सब जानते हो, लास्ट में अगर जीरो रहेगा, लास्ट डिजिट जीरो है तो हमेशा 10 से डिविजिबल होगा। 11 से देख लेते हैं। 11 के केस में क्या करते हैं, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस। एग्जाम्पल से समझना ज़्यादा बेटर है इसको। देखो 1 3 3 1, ठीक है। सबको पता है ये डिविजिबल ही आएगा, ठीक है। नहीं नहीं, डिविजिबल नहीं आएगा, बीच में 1 लगाएंगे तब डिविजिबल आएगा। अब देखो कैसे चेक करेंगे। देखो क्या करते हैं हम, सबसे पहले सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस और सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस, इन दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंस डिविजिबल है तो डिविजिबल होगा। जैसे देखो कि इवन प्लेस का सबसे पहले 1 एंड 3, 1 + 3 = 4। ऑड प्लेस वाला 3 + 1, ये भी अपना 4 आ गया। और दोनों का डिफरेंस 0, 0 जो है 11 से डिविजिबल है। 0 हर एक नंबर से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो ये अपना नंबर 11 से डिविजिबल होगा, करके देख लेते हैं। देखो 11 1 11, 2 बचा 23, 23 यानी कि 11 2 जा 22, अपने पास एक बचा 1 1 11। देखिए ये 11 का क्यूब होता है। आई होप 11 का भी क्लियर है। अब देखो 12 के लिए क्या करते हैं, तो 12 के केस में सिंपल फिर से वापस से आते हैं हम। 3 का एंड 4 का दोनों का डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। अगर दोनों से डिविजिबल है तो 12 से डिविजिबल होगा, ओके। आई होप इतना क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं सीजीएल का, ठीक है। जैसे अपने पास क्वेश्चन है 517 स्टार 324 इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। तो देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है इसका, तो ये जो स्टार जैसा दिख रहा है ना, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो सम ऑफ डिजिट जो होना चाहिए वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, सम ऑफ डिजिट निकाल लेते हैं। 5 + 1 + 7 + x + 3 + 2 + 4, ठीक है। ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए। कितना आ रहा है, 4 2 6 3 9 7 16 17 5 22, 22 + x। देखो 22 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। इफ वी एड 2, ओके, देन इट विल बिकम 24 विच इज डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब x का जो लीस्ट वैल्यू होगा ना वो 2 होगा, यानी 22 + 2 = 24। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 22 का नियरेस्ट 3 का मल्टीपल कौन सा है। हमें बस वही जानना चाहिए, हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। देखो फाइंडिंग द यूनिट डिजिट। किसी भी मान लो कैलकुलेशन है, उसमें यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलो फाइंडिंग यूनिट डिजिट। देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है साइक्लिसिटी का। अपने पास टोटल 3 तरह की साइक्लिसिटी होती है। सबसे पहले साइक्लिसिटी 1, मतलब जो एक ही मतलब एक के साइकिल में रिपीट होते हैं, ठीक है। मतलब अगर किसी नंबर को कितना भी उसका पावर करो, यूनिट डिजिट हमेशा वो नंबर खुद ही आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिसिटी 1। तो साइक्लिसिटी 1 का एग्जांपल आपको देता हूँ। जिसे जिस नंबर के एंड में जीरो रहेगा, इसका पावर चाहे कुछ भी कर लो हमेशा जीरो आएगा। 1 का पावर कुछ भी कर लो यूनिट डिजिट 1 आएगा। 5 का पावर कुछ भी कर लो यूनिट डिजिट 5 आएगा। सिमिलरली 6 का पावर कुछ भी कर लो यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा,
ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं साइक्लिसिटी 2, यानी कि जो 2 के साइकिल में रिपीट करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, 4, 4 का पावर अगर ऑड है, ऑड मतलब 4 का पावर 1, तो हमेशा यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, ठीक है। अगर 4 का पावर इवन रखते हैं तो हमेशा ध्यान रखना 4 का जैसे स्क्वायर ले लो, हमेशा यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, हमेशा यही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, साइक्लिसिटी 4, 4 मतलब 4 के साइकिल में जो रिपीट करेंगे। अब इसके एग्जांपल्स अपने पास 2, 3, 7, 8 होते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले 2, 2 के लिए क्या क्या आएगा। जैसे 2 का पावर जब 1 करोगे तो 2 आएगा, 2 का पावर 2 करोगे 4 आएगा, 2 का पावर 3 करोगे तो 8 आएगा, और 2 का पावर 4 अगर कर दोगे तो 16, यानी कि यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, ठीक है। ये हुआ 2 का साइक्लिसिटी। नेक्स्ट नंबर अपने पास 3 होता है। 3 के केस में अगर पावर 1 रहेगा तो 3 खुद आ जाएगा, अगर पावर 2 कर दोगे तो 9 आ जाएगा, पावर 3 करोगे तो 7 आएगा, 27, और पावर अगर एक और बढ़ा दोगे तो 81, पावर 4 81, यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 हुआ, 3 हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं 7, 7 के केस में भी सेम, अगर पावर 1 रहेगा तो 7 खुद, अगर पावर 2 करोगे तो 9 आ जाएगा, पावर 3 करोगे तो 343, यानी कि 3 आ जाएगा, और 3 7 जा 21, यानी कि 1, लास्ट में फिर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब अगला बचा 8, 8 का पावर 1 करोगे तो 8, 8 इंटू 8 सेकेंड पे 64, फिर 4 इंटू 8 32, फिर 2 इंटू 8 6। ये होता है 8 का साइकिल, ठीक है। आई होप इतना आप समझे होगे। ये हम बात कर रहे हैं किसी भी नंबर को जब पावर में रेज करेंगे, किसी भी नंबर का पावर कुछ रेज करेंगे तो जो पावर का साइकिल बनेगा ना वो ऐसा बनेगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल से आप बेटर इसको समझ पाओगे, समझाता हूँ। जैसे देखो, ये पहला 2 केस अगर आप है, आपसे कोई बोल दे कि 100 का पावर 23 19, ओके, ये नंबर दे दिया, पूछा यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, आपको पता है हमेशा 0 आएगा, ठीक है। ये पहला केस। ऐसे ही सेम, अगर यूनिट डिजिट यहाँ पे 15 हो, मतलब 5 हो यूनिट डिजिट पे, तब भी आपको पता है 5 ही आएगा, क्योंकि देखो साइकिल 1 वाले जब भी रहेंगे ना वही खुद आ जाएंगे। नेक्स्ट देखो, अगर साइकिल 2 वाले अपने हैं, जैसे यहाँ पे कोई बोल दिया 122 का पावर इतना, अब यूनिट डिजिट पे आप देख रहे हो 2 साइक्लिसिटी वाला नंबर है, तो हमें अब देखना है पावर इवन है कि ऑड, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा पावर यहाँ पे ऑड है, और ऑड पावर रहता है तो 2 के लिए यूनिट डिजिट पे हमेशा 4 आता है। और जब भी आप भूल जाओ ध्यान रखना 2 का पावर 1, वो करके देख लो, 2 का पावर 1 यूनिट डिजिट पे 2 आ रहा है, तो ऑड जब भी रहेगा तो खुद 2 ही आएगा। नहीं नहीं, ये 4 साइक्लिसिटी वाला, वो मैंने गलती कर दिया। देखो, ये 4 साइक्लिसिटी वाला एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, इसको हटाओ, अभी 4 वाला समझते हैं, यानी 2 साइक्लिसिटी वाला, ये जो अपने पास है इसका एग्जांपल समझते हैं। देखो 124 अपने पास है, तो अगर 4 का पावर अपने पास ऑड है तो 4 आएगा खुद, ठीक है। और याद कैसे रखना है, 4 का पावर 1 करके चेक कर लेना, 4 का पावर 1 यानी 4 खुद आ जाएगा, तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएगा, तो बस उससे हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट साइक्लिसिटी 4 वाला आपको अच्छे से एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे इसी को हम नंबर को लेते हैं 122 का पावर 2319, सेम नंबर रखते हैं, ठीक है। इस बार यूनिट डिजिट पे 2 है, 2 का साइक्लिसिटी 4 होता है, तो ध्यान रखना हमेशा क्या करना है, सबसे पहला स्टेप पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड करना है, 2319 डिवाइड बाई 4, साइक्लिसिटी 4 होता है, ठीक है। साइक्लिसिटी से डिवाइड करो, कितना आ रहा है देखो, 4 5 जा 20, 3 1 31, 4 7 जा 28, 3 एंड 39, 39 यानी कि 4 9 जा 36, 479 एंड 3, ये रिमाइंडर बचा, ठीक है। तो अब हमें देखना है 3 पे क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो इतना आया ना ये रिजल्ट, ये 4 का मल्टीपल आ गया। अब इस नंबर के पावर में जो यूनिट डिजिट पे अपना नंबर आएगा, वो सेम इसमें आएगा, 122 का पावर 3, ठीक है। और ये वही नंबर होगा जो 2 के पावर 3 में आएगा, और ये कौन सा होता है 8, ठीक है। तो ऐसे ब्रेक करना है, ओके। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इफ़ वी हैव अ नंबर विच हैज़
2, 3, 7 or 8 at unit digit. Okay, and there is some power, like very high power, very big power. So these numbers have cyclicity of 4. Okay, then first step to solve this question, we have to divide the power by cyclicity, which is 4. I'm not suggesting to use cyclicity in cyclicity 1 and 2, because these two can be handled without dividing the power. Okay, because we are having only two cases in case of 2 and only one case in case of 1, so we don't have to use the cyclicity. But in case of 4, we have to use cyclicity because we don't know what we will get in unit digit. Okay, so the rule is simple, take the power and divide it by 4. पावर को 4 से डिवाइड करो, फाइंड द रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर आया, लाइक वेयर हेयर वी आर गेटिंग 3, फाइंड द रिमाइंडर. Okay, and raise the unit digit power equals to remainder. Like here we have remainder 3, we will take the unit digit and raise its power by remainder. Okay, and we will get a digit which is unit digit. Okay, I will explain with another example. Like we have 128, same 2319 power. Okay, if we again divide by 4, we will get a remainder equals to 3. So in order to get unit digit, we will simply raise the power of unit digit equal to remainder, 8 to the power 3. 8 into 8, 64. 64 into 8, 4 8 ja 32. We will get 2 at unit digit. I hope it is clear. And you can verify here, 8 power 1, 8, power 2, 4, power 3, 2. Here we have power 3. Okay, I hope it is clear. Let's do one example question. 7 power 95 minus 3 power 58. ओके, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. अब देखो, सबसे पहले 7 जो है, 7 का साइक्लिसिटी क्या होता है? ठीक है, 7 का साइक्लिसिटी अपना यहाँ से आप चेक कर सकते हो, 4 होता है. ठीक है, और सेकंड 3 का साइक्लिसिटी वो भी 4 ही होता है. तो वी हैव टू डिवाइड द पावर बाई 4. सो एक काम करते हैं, इंडिविजुअली दोनों को डील करते हैं. 7 का पावर 95, 95 डिवाइड बाई 4, वी विल गेट 4 2 ज़ा 8, 1 5 15, 4 3 ज़ा 12, 23 plus 3, this one is our remainder 1. Next 3 raised to the power 58, here 58 by 4, 14 times 56 plus 2, this is R2, remainder 2. Now we will raise the power of 7 to 3, and here we will raise the power of 3 to 2. Here we will get unit digit as 9 6 ja 3, 9 7 ja 3. Okay, and here 3 3 ja 9. Okay, then if it is 3, then there will be some number at tens digit. We will take like 1 by ourselves in order to do the calculation. Okay, actually we will borrow 10 like we do in the calculations when we do subtraction. So the final answer will be 7 raised to power 95. It means 13. 13 is the remainder of this one. I mean unit digit of this one, first number, and we will subtract the unit digit we have got using second number, this one, that is 9. So our final answer will be 4. ठीक है, सबसे पहले इंडिविजुअली दोनों नंबर के रिमाइंडर्स निकालेंगे. इसका रिमाइंडर आ गया एक बार, तो रिमाइंडर को रेज कर देंगे उस नंबर के पावर में. ठीक है, उसके बाद जो अपना यूनिट डिजिट आएगा, उन यूनिट डिजिट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे. अब देखो यहाँ पे 3 है, 3 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें नेगेटिव नंबर तो चाहिए नहीं ना. ठीक है, समझ रहे हो, हमें नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए यहाँ पे. तो
सिंपल, हमें बस यूनिट डिजिट निकालना है, तो यूनिट डिजिट जो भी होगा माइनस प्लस से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम क्या करेंगे यहाँ पे एक 10 बोरो कर लेंगे, 10 बोले तो 1 बोरो कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप। चलो देन नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना एच सी एफ एंड एल सी एम। ठीक है, आई होप आप लोग अवेयर हो गए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एच सी एफ को कहीं कहीं पे जी सी डी भी लिखते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो एच सी एफ क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अपने पास 2 और 8 ले लेते हैं। ठीक है, अगर अपने पास 2 और 8 है, इन दोनों का ऐसा कौन सा हाईएस्ट नंबर है जिससे दोनों के दोनों डिविजिबल हैं, तो आप देख पा रहे होगे 2 से दोनों ही डिविजिबल हैं, और 2 से बड़ा कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं तो 2 उससे डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड सेट ऑफ एग्जाम्पल 12 and 15, we have two numbers 12 and 15. The highest number by which the both numbers are divisible is 3, क्योंकि हम 12 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 12 को हाँ 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 15 को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, 3 इज कॉमन फैक्टर, सो 3 विल बी HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। सेकेंड चीज, LCM क्या होता है, तो देखो सेम एग्जांपल लेते हैं 2 और 8 का। तो 2 और 8 में LCM होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन हो और वो सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इन दोनों नंबर्स के केस में अगर हम देखें, तो अगर हम 2 लेते हैं तो 2 तो मल्टीपल ही नहीं है ना 8 का, 8 का मल्टीपल एटलीस्ट 8 होगा। ठीक है, और 8 खुद का भी मल्टीपल है, तो इस केस में LCM जो अपना आएगा वो 8 हो जाएगा। लेकिन जैसे इस केस में देखो, अपने पास अगर सेकंड केस है 12 and 15 का, इस केस में अगर हमें LCM निकालना है तो ये नंबर कुछ दूसरा होगा। 12 या 15 में से कोई भी आप नंबर लोगे, ये दोनों एक दूसरे के फैक्टर्स ही नहीं है, तो अपने पास एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड या फिर दूसरा होता है फैक्टर्स मेथड। तो मैं प्रेफर करता हूँ लॉन्ग डिवीजन। सिंपली 2 6 जा 12, नो नॉट 2 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। We will do this process until we get all let's say numbers which do not have any common factor। देखो यहाँ पे नीचे जो दो नंबर्स आएंगे ना, इनका कोई कॉमन फैक्टर ना रहे तब तक हम डिवाइड करते हैं। ओके, इन अदर वर्ड्स वी विल डू दिस प्रोसेस टिल वी गेट को प्राइम्स इन दिस सेक्शन। ओके, तो देखो अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए 3 × 4 × 5, अपने पास जो भी फाइनली यहाँ पे नंबर्स बचे उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड वी विल गेट 5 4 जा 20, 23 जा 60। सिंपल, दिस इज द वे वी कैलकुलेट LCM। एंड HCF के लिए हम क्या कर सकते हैं ना, HCF के लिए सिंपली जैसे यहाँ पे ही देखो HCF अपना 3 आ रहा है। आपको दूसरा वे बताता हूँ, ठीक है, एक और HCF निकालने का बेटर वे। 12 को हम लोग लिख सकते हैं 12 इक्वल्स टू 2 2 × 2 × 3 प्राइम फैक्टर्स, 15 को 3 × 5। ओके, अब ध्यान रखना इन दोनों में, दोनों प्राइम फैक्टर्स में जो नंबर कॉमन होगा या जितने नंबर्स कॉमन होंगे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा HCF। ठीक है, आई होप क्लियर है। नेक्स्ट देखो LCM के लिए क्या करते हैं, LCM के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा जो नंबर कॉमन नहीं है उनको ले लेंगे 2 × 2 × 5, और जो कॉमन है ना उसको एक बार लेते हैं। जैसे 3 दोनों में कॉमन है तो हम एक ही बार उसको लेंगे। ठीक है, तो देखो कितना आ रहा है, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60। सेम आंसर यहाँ से भी आया था। तो आपको जो मेथड बेटर लगे आप वो मेथड फॉलो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिससे बार बार क्वेश्चन आता है हम उसको डिस्कस करते हैं। देखो अपने पास
बार बार जो क्वेश्चन आता है वो आता है एलसीएम एचसीएफ के रिलेशन से। जैसे अपने पास अगर दो नंबर हैं, जस्ट अ मिनट, ओके। देखो, जो इम्पोर्टेंट अपने पास प्रॉपर्टी होती है जो हमें ध्यान रखनी है, जिससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, वो है एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को हमें मिलता है। अब ये क्या है, जैसे अपने पास दो नंबर्स हैं एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब एक्स कॉमा वाई का जो भी एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई इंटू एच सी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एक्स वाई। बस इतना ही अपने पास ये रूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इससे एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल के लिए, थ्री बेल्स रिंग एट intervals of 12, 15, 18 minutes. If they ring together at 9 a.m. when they will ring together again. ठीक है, अपने पास तीन बेल्स हैं जो कि 12, 15 और 18 मिनट के इंटरवल पे रिंग कर रही हैं। हमें बताना है कि अगर ये 9 बजे एक साथ बजी तो नेक्स्ट टाइम एक साथ कब बजेंगी। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में सिंपली हमें एलसीएम निकालना होता है। तो अपने पास तीन नंबर 12, 15 इंटू 6 या 12, 15, 9, 3, 3 2 is 6, 5, 3. Okay, now this number has no common factor. So LCM equals to 2 into 3 into 2 into 5 into 3. Okay, 3 5 are 15, 15 into 2, 30, 33, 90, 90 into 2, 180. Okay, LCM is 180. It means these bells will ring together after 180 minutes. 180 minutes mean 3 hours. सो अगर ये 9 बजे साथ में बजी हैं तो 9 बजे से प्लस 3 घंटा, दैट्स इक्वल टू 12। ठीक है, 12 बजे फिर एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखो, एक रिमाइंडर वाला प्रॉब्लम आता है। तो देखो, इसमें रूल क्या है, रूल तो कुछ खास नहीं है। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोइशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, बेटर एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम अगर 53 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो अपने पास क्या आएगा, देखो 4 1 ज़ा 4, 1 3, 4 3 ज़ा 12, 1। ओके, तो देखो ये 53 जो है ना, ये हो गया डिविडेंड। 13 क्या हो गया, 13 हो गया अपना कोइशेंट, और 4 अपना हो गया डिवाइज़र, एंड 1 यहाँ पे जो है ना, 1 हो गया रिमाइंडर।
ठीक है, बस इतना ही इसका मीनिंग होता है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन को समझो क्योंकि वही अपना अल्टीमेट टारगेट है। जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 8 leaves remainder 5, what will be remainder when square of this number will be divided by 4। ओके, देखो जैसे अपने पास एक नंबर है, कुछ भी एक सर्टेन एक्स एक नंबर है, इसको जब 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर अपना 5 आया है, एक्स बाई 8, उस केस में रिमाइंडर 5 आ रहा है। अभी हमसे पूछ रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर को 4 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो देखो एक तो है प्रॉपर मेथड, प्रॉपर मेथड से कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर क्या है, देखो ए 8 जो है ना ऑलरेडी 4 का एक मल्टीपल है, ठीक है, तो जो नंबर 8 से डिविजिबल है वो 4 से भी डिविजिबल होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे इस 5 को हटा के, रिमाइंडर को अगर हटा के, बाकी का जो पार्ट है जो 8 से डिविजिबल था वो 4 से भी रहेगा, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब जो x माइनस 5 होगा, ये नंबर क्या होगा, इसका कहने का मतलब है x माइनस 5 एक नंबर होगा, वो 8 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा, x माइनस 5 8 का एक मल्टीपल होगा। ठीक है, तो देखो x माइनस 5 जो होगा वो 4 से भी डिविजिबल होगा, और इवन स्क्वायर कर दोगे ना तब भी ये 4 से डिविजिबल रहेगा, इसका कुछ नहीं होना है। अपने पास बचा ये वाला पार्ट 5, तो अगर हमें 5 का चेक करना है, ये जो रिमाइंडर 5 आ रहा है इसको चेक करना है, तो सिंपल सा तरीका है 5 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि पूरे नंबर का स्क्वायर हुआ है तो हम 5 का भी स्क्वायर करेंगे, और इसको डिवाइड कर दो 4 से, जो रिमाइंडर आएगा ना वही अपना एक्चुअल रिमाइंडर आएगा। कितना आ रहा है देखो, 5 का स्क्वायर यानी कि 25/4, रिमाइंडर अपना 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल मेथड से करोगे बहुत लंबा जाएगा, लेकिन बस आपको इतना समझना है, अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है वो ऑलरेडी 4 से भी डिविजिबल होगा, तो हमें उस नंबर का टेंशन लेना ही नहीं है। वी डोंट हैव टू केयर अबाउट दैट नंबर, इफ दैट इज डिविजिबल बाई 8 देन दैट विल बी डिविजिबल बाई 4, सो वी विल डायरेक्टली टारगेट द रिमाइंडर, we will square the remainder and divide it by the given number which is 4, whatever remainder we will get that will be the answer। ओके, तो ये बेसिक वाली चीज़ें थी, अब थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं। ठीक है, देखो एक आपको अच्छे से ट्रिक बताता हूँ, इफ़ यू हैव टू चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट, देर इज अ सिंपल मेथड, we will go by example, under root sorry not under root, if we have to check whether 191 is prime or not। ठीक है, वेदर इट इज प्राइम और कॉम्पोजिट। फर्स्ट स्टेप स्टैंडर्ड स्टेप है, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले 191 का अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हो 14 का स्क्वायर होता है 196। ओके, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कुछ 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.8 ले लो एग्जाम्पल के लिए, 13.8 सॉरी। ठीक है, 14 का स्क्वायर 196, तो 191 है, 14 से कम आएगा आंसर, तो 13.8 हम लेट करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि इस नंबर से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सबसे हम डिवाइड करके चेक करते हैं, कौन कौन से हैं, 2 3 5 7 11 13, इन सबसे इंडिविजुअली इसको डिवाइड करके चेक करेंगे। ठीक है, अगर ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है तो ये प्राइम है, अगर किसी से डिवाइड हो गया तो प्राइम नहीं है।
बस इतना ही चेक करना होता है, ठीक है। आई विल रिपीट वंस अगेन। वी हैव अ नंबर 191, वी विल टेक इट्स अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट। वी नो 14 square equals to 196. It means under root 191 will be equal to 13.8 or 13.7. Okay, then we will take all prime numbers less than 13.8 and we will check whether 191 is divisible by these prime numbers or not. If it is divisible by any of them, then it is not prime, and if it is not divisible by any of them, then it is a prime. Okay, simple method. देखो एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। वैसे ये एटीसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर कभी भी आपसे एन फैक्टोरियल में ट्रेलिंग जीरो पूछे, मतलब एंड में कितने जीरो आएंगे, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। नंबर ऑफ जीरो एन इक्वल्स टू एन अपॉन 5 प्लस एन अपॉन 25 प्लस एन अपॉन 125 और सबका जी आई एफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। प्लस कहाँ तक करते जाना है, जब तक आपको जीरो नहीं मिले, ठीक है। जहाँ पे जीरो मिल गया वहाँ पे छोड़ देंगे। जीरो कब मिलेगा, जब ये पूरा नंबर वन से छोटा हो जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे छोड़ देंगे। एक एग्जांपल से आपको बता दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है। 100 फैक्टोरियल में ट्रेलिंग जीरोज, तो n इक्वल्स टू 100/5 प्लस 100/25 प्लस 100/125 सबका बॉक्स। आपको दिख रहा होगा यहीं पे नंबर एक से छोटा हो गया, तो ये इसका बॉक्स जीरो हो जाएगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ पे अपना आया 20 और यहाँ पे 4, 20+4 यानी कि 24 आएंगे इसके। इसका जब एक्सपेंशन करेंगे इस फैक्टोरियल का, तो इसमें 24 जीरोज आएंगे, ठीक है। लॉजिक पे नहीं जाओ, तरीका याद रखो। लॉजिक ये है कि बेसिकली हम लोग यहाँ पे 2 और 5 का नंबर गिन रहे हैं, तो 2 का नहीं गिन रहे हैं, क्योंकि 2 का नंबर हमेशा 5 से ज़्यादा होता है। किसी भी नंबर में आप लोग 2 का नंबर ज़्यादा होगा 5 से, फैक्टोरियल में मतलब। चलो देन नेक्स्ट देखते हैं। नंबर सिस्टम में अपना इसको सिंप्लीफिकेशन में भी कर सकते हैं वैसे, ठीक है, लेकिन बेसिक आइडिया के लिए आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, बोर्ड मास, बंगाली वाला बोर्ड मास नहीं है। देखो सिंपली क्या क्या किसका मीनिंग होता है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर। ऑर्डर में क्या क्या आता है, ऑर्डर मतलब क्या समझते हो, पावर हो गया, रूट हो गया, सब ऑर्डर में आता है, ठीक है। डी फॉर डिवीज़न, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हमें यही ऑर्डर फॉलो करना होता है। कोई भी कैलकुलेशन अपने पास देगा ना, सबसे पहले हम ब्रैकेट को डील करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के बाद हम ऑर्डर्स और पावर्स पे आते हैं, ऑर्डर्स यानी कि पावर्स या रूट्स वगैरह को क्लियर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम डिवीजन पे आते हैं, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ये स्टैंडर्ड रूल है। बाकी कभी कभी आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन देखने भी मिलता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चंस, ठीक है, जैसे 49.99% ऑफ 6400.01 माइनस अंडर रूट 2400 प्लस 15.98 इंटू 3.01 इक्वल्स व्हाट। देखो ये क्वेश्चन जो देता है ना, ये आपके दिमाग का स्टेबिलिटी चेक करता है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको क्या करना है, हमेशा इनको पास का जो सबसे आपको अच्छा नंबर दिखे वो मान लेना होता है। जैसे 50% का मतलब क्या होता है, 1/2 इंटू 6400 माइनस 2400, हमें पता है 2500 परफेक्ट अपना स्क्वायर होता है। 2500 का स्क्वायर रूट आता है 50, ठीक है। तो 2500 से छोटा नंबर है, मतलब इसका स्क्वायर रूट जो आएगा अप्रॉक्सीमेटली 49 आएगा, ठीक है। प्लस ये 15.98 यानी कि 16
ये हो जाएगा 16 और ये 3, 16 इंटू 3 48 और ये 3200। बस अपना आंसर आ गया 3199। ठीक है, बस इतना ही करना होता है। नेक्स्ट देखो, एक और अच्छा सा चीज़ आपको बताता हूँ, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हो आप इजीली। इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, वी हैव अ नंबर 7921, वी नीड टू फाइंड इट्स स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, जैसे यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। ठीक है, ये वापस से साइक्लिसिटी से आएगा। ठीक है, साइक्लिसिटी से हमें पता चलेगा यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। तो देखो, जब यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है तो 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, तो यानी कि इसका यूनिट डिजिट पे 1 रहा होगा, जो इसका स्क्वायर रूट है उसके भी। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं, 1 आ गया। ठीक है, देन क्या करते हैं, स्क्वायर के केस में हमेशा लास्ट के 2 डिजिट को इग्नोर करते हैं। तो बचा क्या, 79। 79 का नियरेस्ट स्क्वायर देखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। तो 79 का नियरेस्ट 64 है, जिसका होता है 8। ठीक है, अब अपने पास 8 आया। अब एक केस हमें और कंसीडर करना है, जैसे देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 1 है, स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे 1 कब कब हो सकता है, जब नंबर के लास्ट में खुद 1 रहा हो, 1 का स्क्वायर 1। फिर 9 का स्क्वायर, याद करो, 9 का पावर जब 2 होता है, ठीक है, तो यूनिट डिजिट 1 आता है। और 9 का पावर जब ऑड होता है तो यूनिट डिजिट 9 आता है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 1 भी हो सकता है या 9 भी हो सकता है, एंड नहीं और बेटर रहेगा 1 और 9। अब देखो नेक्स्ट, टेंस डिजिट तो हमें मालूम चल गया 8। अब 1 होगा कि 9 होगा ये कैसे पता चलेगा, तो इसको करने का सिंपल तरीका होता है, ये जो अपने पास टेंस वाला डिजिट है ना, 10th प्लेस वाला, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके नेक्स्ट नंबर से, 8 + 1 से। तो 8 × 9 72 आया। अब देखो, ये जो 72 है ना, अगर ये वाला नंबर अपने पास जो नंबर इनिशियली था, ये वाला नंबर देखो, अगर ये इससे बड़ा आता है तो हम बड़ा वाला नंबर लेंगे। ठीक है, और अगर ये छोटा आता है, जैसे यहाँ पे ये जो अपना 72 आया, 72 ना आके 80 अगर आ जाता, 79 से बड़ा आ जाता, यानी 79 छोटा अगर हो जाता, उस केस में हम छोटा वाला नंबर लेते हैं। ठीक है, एक बार वापस से रिपीट करता हूँ। First, we have to find the unit digit. Here, we have 1 at units place in the square. It means in the original number, we will have either 1 or 9 at unit place. Cause if we square 1, then also we will get 1. And if we square 9, in this case also we will get 1 at units place. Okay, then once we have our unit digit, then we will ignore the last 2 digits, and then we will find the nearest square root of first 2 digits or remaining digits. Okay, so here we have 79, which is remaining number. Okay, the nearest square of 79 is 64 and its square root is 8. It means the number at tens place will be 8. Next, we have to verify whether we will having 1 or 9 at unit digit. So, to do this, we will multiply this number, the number we have got as tens digit. We will multiply this number with the just next number. Okay, if we have 8 here, then we will multiply it with 9. We will be getting 8 × 9, 72. Okay, then we have 72. Now we will check whether 1 or 9, which one will be here. To check this, we will check whether this number is greater or less than this number. If the number we are getting is less than this number, then we will take the higher number. And if the number we are getting here is greater than this number, okay, then we will take the lower number at unit place. Simple, we have to remember this. I have one more method for this. Just 1 minute, I will explain with an example. Okay, let's go with this example. This is also good. First one, to use that method, that is called approximation formula.
under root n equals to under root a plus n minus a upon 2 under root a. Okay, to use this formula we need to know mm, we need to know the square root of few numbers. Okay, and we will not be able to use this for bigger numbers cause we will not be knowing the exact square root. Okay, so in this case let's apply this ones. The number we have is 7921. The nearest perfect square I think is 8100. 90 square equals to 8100. Okay, so understand what is a, what is n. Okay, n is actual square, actual number. This is n, this is n, and this is a, for which we know the square root. Okay, so we can use this formula. Under root 7921 will be equal to under root a, it means under root 8100, under root 8100 plus, actually we will use plus or minus cause this one is greater than this one. Okay, if we are taking the greater number then we will use minus, and if the nearest square we are taking is less than the actual number then we will use sign plus. So in this case it will be minus. Okay, now in place of n, uh, no, I think plus will be fine. Actually it will self adjust itself. Plus n minus a, we have n equals to 7921 minus a 8100 divided by 2 under root 8100. Okay, now let's solve this. This one will be 90 plus this one will be I think 179 with negative sign divided by 2 into 90. Okay, this will be equal to 90 minus 179 by 180. This is approximately 1, it means 89. We are getting same answer here. We also got 89. Okay, you can use any of these two methods, whichever you find comfortable. Okay, now let's see the cube part, cube root part. देखो, क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए सेम वैसा ही तरीका है, हमें यूनिट डिजिट सबसे पहले मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यूनिट डिजिट मालूम करने के लिए हमें वापस से साइक्लिसिटी पे जाना होगा। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, एग्जांपल 175,616। ओके, जो भी परफेक्ट क्यूब्स रहेंगे ना उनके ही क्यूब रूट सिस्टम निकाल पाएंगे, हम डेसिमल वगैरह में डील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो जब भी यूनिट प्लेस पे 6 है, ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे 6 कब आएगा, जब मतलब क्यूब में 6 कब आएगा, साइक्लिसिटी से याद करो। अगर 6 रहेगा, 6 का पावर जब भी 3 करोगे तो हमेशा 6 आता है। ठीक है, और किसी का पावर अगर हम 6 करेंगे 3 करेंगे तो नहीं आएगा। 4 का इवन पावर में 6 आता है, लेकिन यहाँ पे बात ऑड पावर की हो रही है तो 4 हो नहीं सकता है। तो यूनिट डिजिट तो फिक्स हो गया, यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 होगा। ठीक है, अब जैसा हम स्क्वायर रूट के केस में लास्ट के 2 डिजिट इग्नोर करते थे, यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट को इग्नोर करना होता है, और जो बचा 175 इसका नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब खोजना होता है। इसका नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब अपने पास 125 हो सकता है, और 125 क्या होता है, 5 का क्यूब। ठीक है, तो बस सिंपल टेंस डिजिट हो जाएगा अपना 5, तो नंबर अपना क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 6, टेंस डिजिट 5, 56 अपना आंसर हो जाएगा। आई होप सिंपल है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। If we have a number 175616, we will simply first find the unit digit using the cyclicity. So here we are having 6 at units place. Then if we go by cyclicity, then we can see the actual number which is its cube root
will be having 6 at its unit place, cause we will get 6 only in odd power of 6. Okay, that's why the number at unit digit will be 6. Now to find the tens digit, we will ignore the last 3 digits of this number. Like we were doing in square roots, we were ignoring last 2 digits cause that was square root. This is a cube root. That's why we will be ignoring last 3 digits, and we will take the remaining number, and we will find its nearest perfect cube. Okay, and whatever will be the nearest perfect cube, that will be the tens digit. Okay, I hope this one is clear too. ठीक है, तो इतनी सारी टॉपिक्स अपने पास इंपॉर्टेंट थी। जहाँ तक मैंने आपको बताया था एटीसी के लिए, वहाँ तक इंपॉर्टेंट थी, और उसके बाद के कुछ पार्ट मैंने एक्स्ट्रा करा दिए हैं। इससे क्या होगा ना, आपको थोड़े ज़्यादा बेटर इक्विप्ड आप हो जाओगे, आपके पास थोड़े ज़्यादा हथियार होंगे क्वेश्चंस को डील करने के लिए। ओके, तो अब इतने सारे टॉपिक्स अपने पास रहे इस छोटे से चैप्टर में, नंबर सिस्टम। अब इसके हम थोड़े से मॉक्स करेंगे, ठीक है, और बाकी ये जो टॉपिक्स हैं ना बीच बीच में और टॉपिक्स के अंदर में आएंगी तो रिवाइज होती रहेंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप कमेंट में लिखना जो भी यहाँ पे आपको डाउट रहे या फिर जो भी कुछ रिमेनिंग लगे, हम उसको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, थोड़े दिन तक चलेगा अपना ये वाला सीरीज, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर कुछ छूट रहा है तो धीरे धीरे सारा कवर हो जाएगा एंड तक। ओके, ठीक है, देन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।